नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। यूपी में आदमखोर जानवरों की बढ़ती समस्या के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। लोक भवन में वन रक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम ने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष को हर हाल में रोका जाना चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि लोग जंगल के आसपास रहने और खेती के दौरान सतर्क रहें। सीएम ने यह भी बताया कि जंगल से सटे इलाकों में इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाने पर सरकार का जोर है। इसके अलावा 2029 तक प्रदेश का वन आच्छादन 15% करने का लक्ष्य भी रखा गया है और इसके लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। चलते अगली खबर की ओर। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट से लौटने के बाद आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। लखनऊ हाई कोर्ट के डबल बेंच द्वारा दिए गए फैसले का पालन न किए जाने से नाराज अभ्यर्थी यहां धरने पर बैठ गए और जोरदार नारेबाजी की। उनका कहना है कि सरकार ने जानबूझकर कोर्ट के फैसले को लटका दिया है, जिससे मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है और उन्हें नौकरी से वंचित कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर नीति तैयार करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। किन्नर शक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष शुभम गौतम की याचिका में ट्रांसजेंडर सुरक्षा, आयुष्मान टीजी प्लस कार्ड योजना, गरिमा गृह सुविधाओं और ट्रांसजेंडर शौचालयों की स्थापना की मांग की गई है। याचिका में बताया गया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक भेदभाव, हिंसा और शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे के दूसरे चरण का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक चल रहे 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के दूसरे चरण में वाराणसी और गाजीपुर होते हुए बलिया तक का विस्तार होगा। यह एक्सप्रेसवे लगभग 350 किलोमीटर लंबा होगा और 6 लेन में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सर्वे पूरा कर लिया है और प्रभावित राजस्व गांवों का चिन्हांकन भी किया जा चुका है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पहले चरण का लोकार्पण किया जाएगा और दूसरे चरण में भूमि अधिग्रहण का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रुक करते अगली खबर की ओर। आईआईटी कानपुर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से साथी ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है, जो अब CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की निःशुल्क तैयारी की सुविधा प्रदान करेगा। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए इस ऐप में वरिष्ठ प्रोफेसरों के व्याख्यान, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस और अभ्यास प्रश्नों की विस्तृत लाइब्रेरी शामिल है। छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एनालिटिक्स और मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही ऐप से CUET की तैयारी में मदद मिलेगी और छात्रों को गहरी विषय समझ बढ़ाने का अवसर मिलेगा। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और यह आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। चलते अगली खबर की ओर। कानपुर और अन्य 7 मंडलों के किसानों को अब पेड़ों से केवल फल, लकड़ी और ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि रुपए भी मिलेंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने 2 कंपनियों के साथ MOU साइन किया है, जिसके तहत किसानों को 5 साल में एक बार 300 रुपए प्रति पेड़ का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कार्बन क्रेडिट की बिक्री की जाएगी। सिंगापुर की कंपनी वैल्यू नेटवर्क वेंचर्स प्राइवेट किसानों से कार्बन क्रेडिट खरीदकर इसे वैश्विक कंपनियों को बेचेगी। इस 40 वर्षीय प्रोजेक्ट से किसानों को हर 5 साल में लाभ मिलेगा और देश में कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। चलते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी UPSRTC के समूह ख और समूह ग के पदों की भर्ती अब आयोगों के माध्यम से की जाएगी। समूह ख की भर्ती प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC द्वारा की जाएगी, जबकि समूह ग की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC करेगा। समूह ख में 187 और समूह ग में 19,143 पद हैं। समूह ख के सहायक प्रबंधक और अन्य पदों की भर्ती अब UPPSC करेगा और समूह ग के पदों पर UPSSC भर्ती करेगा, जिसके तहत शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा में भी बदलाव होंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 41 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है और पिछले 24 घंटों में झांसी, ललितपुर और महोबा में बिजली गिरने से 3 किसानों की मौत हो गई, जबकि आगरा में बारिश से एक मकान की छत गिर गई लेकिन कोई घायल नहीं हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कम तापमान वाले क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिल सकता है, जो दृश्यता पर 30% से अधिक का असर नहीं डालेगा। बारिश से धान, अरहर और मूंग की फसलों को फायदा हुआ है, जबकि सब्जियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। चलते अगली खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग में अब 65 वर्ष की आयु सीमा बाधा नहीं बनेगी। राज्य सरकार ने आयोग अधिनियम 1995 और संशोधित अधिनियम 2007 की धारा 5 की उपधारा 1 में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। इससे आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष बैजनाथ रावत, उपाध्यक्ष बेचन राम और सदस्य नरेंद्र सिंह खजूरी व अजय सिंह कोठारी को पदभार ग्रहण करने का रास्ता साफ हो गया है। 23 अगस्त को उनकी नियुक्ति की गई थी, लेकिन आयु सीमा को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई थी। और अब चलते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग बिजली कंपनियों को प्रतिमाह स्वतः फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज यानी ईंधन अधिभार शुल्क लागू करने का अधिकार देने जा रहा है। मौजूदा नियमों में संशोधन के लिए आयोग 19 सितंबर को जन सुनवाई करेगा। वर्तमान में फ्यूल सरचार्ज हर 3 महीने में तय होता है और लागू करने से पहले नियामक आयोग से मंजूरी लेनी होती है। केंद्र सरकार ने भी नियम बदलकर प्रतिमाह फ्यूल सरचार्ज लागू करने की व्यवस्था की है। इस नए नियम के तहत बिजली कंपनियों को अब स्वायत्तता मिलेगी, लेकिन उपभोक्ता परिषद ने मनमानी का आरोप लगाया है। इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं की जेब पर भी भारी असर पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य जरूरी खबरों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।